तो ठोक दीजिए। बिल्कुल ठोकूंगा। आप 35 करोड़ से ऊपर क्यों नहीं सोचते हो? मोदी जी 140 करोड़ के बारे में सोच रहे हैं और आप केवल 35 करोड़ पे टिके। आप 140 करोड़ के बारे में सोचिए। मुसलमान समुदाय के लोग हैं, सबसे ज्यादा प्रताड़ित मुसलमान है इस समय। जब उस मुसलमान लेडी का बच्चा नहीं होता है तो वो अपने बच्चे को, किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकती है। ये इनके शरीयत के अंदर में है, दूसरे बच्चे को गोद ले सकती है। मुसलमान को दूसरी शादी करनी पड़ती है, तीसरी शादी कर लेते हैं। सर, 4 शादियों जैसी जो बात इन्होंने कही है, ना ही वो मुस्लिमों के लिए सही है, ना ही वो हिंदुओं के लिए सही है, क्योंकि इसमें जो लड़कियां हैं उनको किस तरीके की चीजों से गुजरना पड़ रहा है कि उनको अपनी पति को किसी के साथ बांटना पड़ रहा है, अपने शोहर को किसी के साथ बांटना पड़ रहा है, और इसके अलावा बच्चा ना होने की वजह से दूसरी शादी कर लेना। इससे बेटर है आप किसी को अडॉप्ट कर लो, किसी को लाइफ मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में ऑडियंस ने अनुराग भदौरिया को डिबेट में अच्छे से धो दिया है, क्योंकि अनुराग भदौरिया डिबेट में आकर यूसीसी का विरोध करने के साथ साथ मोदी जी का तो विरोध कर ही रहे थे, और साथ में और पब्लिक में से कोई कुछ पूछ देता था इनसे और इनकी पार्टी के बारे में तो यह बौखला जाते थे और उल्टे ऑडियंस पर ही चिल्लाने लगते थे। ऐसा लगता था अभी लड़ लेंगे उससे। तो इसी बात पर ऑडियंस ने इसे डिबेट में अच्छे से धो दिया है, क्योंकि ऑडियंस से पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब नहीं था इसके पास, पर चिल्लाते हुए और लड़ने के लिए यह उठ के आ जाते थे। तो इसी बात पर ऑडियंस ने इसे धो दिया है, जिसे तो भाई क्या हुआ आप खुद से ही देखिए। स्टूडियो में कौन आया है? आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा आपसे सवाल क्या? आप तो बोलिए भाई, सवाल क्या पूछेंगे आप? बोलिए। आप तो मेरे में इतना ही पूछना है, आप तो ठोक दीजिए। बिल्कुल ठोकूंगा। आप 35 करोड़ से ऊपर क्यों नहीं सोचते हो? मोदी जी 140 करोड़ के बारे में सोच रहे हैं और आप केवल 35 करोड़ पे टिके। आप 140 करोड़ के बारे में सोचिए। एक सवाल है, ये वेशभूषा अभी आपने 2017 के बाद धारण करी है या उससे पहले से पहनते आ रहे हैं? ये केवल 2022 के बाद चालू हुई है। 2022 के बाद चालू हुई है। चलिए, कंफ्यूजन हो जाता होगा कई बार लोगों को, लेकिन आपको यहाँ देख के अनुराग भदौरिया थोड़ा डर गए थे। अच्छा, मेरा नाम गोवर्धन पांडे है जी। मेरा भाइयों से जवाब है, क्योंकि जो मुसलमान समुदाय के लोग हैं, सबसे ज्यादा प्रताड़ित मुसलमान है इस समय। हमें ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में समान कानून व्यवस्था होनी ही बहुत जरूरी है। इस देश को चाहिए। तो अभी एक बात और कहता हूँ, जैसे एक उदाहरण देता हूँ। जैसे एक मुसलमान समाज में एक शादी होती है, शादी होने के बाद जब उस मुसलमान लेडी का बच्चा नहीं होता है तो वो अपने बच्चे को, किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकती है। ये इनके शरीयत के अंदर में है, दूसरे बच्चे को गोद ले सकती है। मुसलमान को दूसरी शादी करनी पड़ती है, तीसरी शादी कर लेते हैं। सवाल के लिए बोलिए, खड़े होकर पूछिए। मेरा नाम अंशु ठाकुर है। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से है कि आप लोग यूसीसी का समर्थन क्यों नहीं कर रहे? आपको ये डर तो नहीं सता रहा कि अगर यूसीसी लागू हो गया तो मुस्लिम समाज में जितनी लड़कियां हैं वो आगे बढ़ जाएंगी जो आज दबी हुई हैं? जवाब दे दूं? सर, 4 शादियों जैसी जो बात इन्होंने कही है, ना ही वो मुस्लिमों के लिए सही है, ना ही वो हिंदुओं के लिए सही है, क्योंकि इसमें जो लड़कियां हैं उनको किस तरीके की चीजों से गुजरना पड़ रहा है कि उनको अपनी पति को किसी के साथ बांटना पड़ रहा है, अपने शोहर को किसी के साथ बांटना पड़ रहा है, और इसके अलावा बच्चा ना होने की वजह से दूसरी शादी कर लेना। इससे बेटर है आप किसी को अडॉप्ट कर लो, किसी को लाइफ मिलेगी। बिल्कुल। इस पे मैं यही कहूंगी कि ये बिल्कुल गलत है। आफ्टर ऑल इंडिया जो है हमारी संस्कृति है, एक हमारा कल्चर है। अगर आप 4 शादियों का हक एक स्त्री, एक पुरुष, हिंदू, मुस्लिम सबको दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे कल्चर के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आप बताइए, आप लोग क्या अगर बेटा पैदा नहीं होगा तो दूसरी शादी करने का राइट है क्या? आप बताइए ना। आप लोग, आपने ऑडियंस से पूछा था, बेटी 4 शादी करने का राइट है क्या? कोई नहीं। किसने कहा? अब सुधांशु की बारी। सर, आप मसौदा तैयार, एक सेकंड मसौदा इन्हें मसौदा तैयार करा हुआ मिल गया। बेचारे उलेमा के खिलाफ कैसे बोल रहे हैं? अब ये विचारों की स्थिति है, तो इनको आगे गोवा चिल्ला नहीं है। पहला अभी तक पिछले यहाँ तो आपने बोलकर रखा बेटा और बेटी तक 4 कर लेंगे, 2 नहीं 4। ब्रिटिश की गुलामी की मानसिकता के विरासत के बहुत सी चीजें रह गई थी जिन्हें समाप्त करना जरूरी है, और मैं कोट करना चाहता हूं। डॉक्टर अंबेडकर ने 23 नवंबर 1948 को संविधान सभा की डिबेट में जब यह विषय आया तो उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य है इस बात का कि पूरे देश में एक समान कानून क्यों नहीं हो सकता, और तो ये फूट डालो राज करो की नीति की औपनिवेशिक विरासत को अभी तक लोग ढो रहे हैं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी यूसीसी के बहाने मुसलमानों को निशाना बनाकर, असल निशाना उसका कुछ और है कि आपने एक भी प्रोग्राम किया कि किसी आदिवासी इसका विरोध कर रहा है? आपने कितने प्रोग्राम कर लिए कि मुसलमान विरोध कर रहे हैं? सारी बाइट मुसलमानों को दिखा रहे हो आप, तो आदिवासी की दिखाई, क्योंकि आप भी उनके एजेंडे को सपोर्ट कर रहे हो। आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हो, इसे हिंदू मुस्लिम करके दिखा रहे हो। सच्चाई ये आपके मौलवी मौलाना बोल रहे हैं, सांसद बोल रहे हैं, आपने आदिवासी पार्टी बोल रही है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोल रहा है, तो कोई क्या करेगा? देखिए, वो प्राइवेट लोग हैं। मैंने जो बात कही है, आम आदमी पार्टी के बीजेपी के एजेंडे में बसी हुई है। बिल्कुल, अगर आम आदमी पार्टी यूसीसी का सपोर्ट करेगी तो बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। और
चाहे कोई भी पार्टी हो। और एनसीपी देखिए ये यूसीसी डॉक्टर भीमराव ठीक है, अम्बेडकर जवाब, ने कहा जवाब, कि कोई भी जवाब, सरकार जवाब, यूसीसी को बिना ठीक है, अल्पसंख्यकों को बनाए हुए फिर ऑडियंस के पास आऊंगा। गवर्नमेंट कराएगी, मेड ये कहाँ गवर्नमेंट लिखा है? कराएगी। बताइए कहाँ लिखा ये है? बताइए। भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहाँ, कब अपने कहा? लास्ट स्पीच में कहा। कौन सी जब- बात? ओके ओके, प्रियंका कक्कड़। आप सत्ताधारी दल हैं, आप ताकतवर पार्टी हैं, सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लाना चाहते हैं, ये जब आप लाएंगे तो इसका एक पूरा ड्राफ्ट तैयार होगा। पूरा ड्राफ्ट तैयार होने के बाद मसौदा तैयार होगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि आपकी नीयत क्या है। फिलहाल मुझे जो लग रहा है वो आपकी नीयत में खोट लग रहा है। अभी बिल लाए नहीं हो, मसौदा तैयार नहीं किया है और हमारी लड़ाई शुरू करा दी अमित जी आपने। आपके नेता कहते हैं कि ये अगर गठबंधन में आते नहीं है तो हमें फर्क नहीं पड़ता, लड़ाई मैंने शुरू करवाई। एक सीधे- आप बताइए, कमाल की बात है। एक सीधे साधे शरीफ आदमी को बोलने नहीं दे रहे हैं आप। सुधांशु जी भी हमला कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी हमला कर रही है और आप भी मुझ पर हमला कर रहे हैं। एक बेचारे अनुराग भदौरिया जो मेरे बीच में नहीं बोल रहे हैं। ये सबसे सीधी पार्टी वाले हैं। देखिए जुगलबंदी शुरू हो रही है। मुझे पूरा करने बिल्कुल, अरे मैंने तो आपको लगा जब ये बताएंगे कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या घटा रहे हैं और क्या बढ़ा रहे हैं, क्या तोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं। क्योंकि मगर जो लोग आज इतना कहते हैं, मुझे बताओ, मैं पूछना चाहता हूं आचार्य जी बताएं कि जब नेहरू जी हिंदू कोड बिल लाए थे कितने लोगों से सलाह मशविरा किया था? बताइए डिटेल में ना, नहीं डिटेल में बताइए ना। सीरियस डिबेट है, बताइए, बताइए। मैं पूछना चाहता हूं फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिटेल में बताइए कि उस जमाने में कितनों से कंसल्ट किया था, आचार्य जी। कितने धर्मगुरुओं से कंसल्ट किया था, कितनों की रिपोर्ट है कि बस नेहरू जी उठे धड़ाक से कर दिया, वो अंबेडकर जी को बाहर कर दिया और लागू कर दिया। बताइए। सारे हिंदू अच्छा, सारी कमेटीज बनी थी और 16 साल लगे थे। अच्छा, आचार्य प्रमोद के सक्षम है अपनी बात का जवाब देने के लिए। सुधांशु जी का बड़ा अच्छा सवाल है कि नेहरू जी ने किससे कंसल्ट किया था। अरे भाई जब नोटबंदी की थी तो मोदी जी ने किससे कंसल्ट किया था? जब ये किसान का बिल लाए थे तो किससे कंसल्ट किया था? और जब किसानों का बिल वापस किया तो किससे कंसल्ट किया था? मतलब इन्होंने बहुत अच्छी बात, मतलब इन्होंने मान लिया कि अभी तक कंसल्ट करने की जो बातें कर रहे थे वो सिर्फ नाटक था, क्योंकि आखिर में नेहरू जी ने नहीं कंसल्ट किया था। ये स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। यानी अब आप जब हमारा को लॉ इन्होंने भी नहीं कंसल्ट किया। कर रहा है, ये कोई ये भी नहीं बता सकते किसी के पास लेटर गया हो, काम बीजेपी कर रही है। अच्छा अमित जी, इन्होंने मान ली कि उन्होंने नहीं कंसल्ट किया था, इसलिए नहीं, हम हमने- कुछ कंसल्ट नहीं कर रहे हैं। भाई हम जी, नोटबंदी जी, करेंगे, आप मेरी सुनाई मर्जी। नहीं क्या? अगर हम हमने लॉकडाउन बात- लगाएंगे, अच्छा, मेरी दूसरी मर्जी। बात। 2000 का नोट चालू करेंगे, मेरी मर्जी। बंद करेंगे, मेरी मर्जी। मैंने संविधान कुछ है ही नहीं, संविधान का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, भाई आपका सवाल, संविधान में तो बात होगी ना। आपका सवाल है। स्वामी जी, मैं एक चीज पूछता हूँ, ये जो यूजीसी हो रहा शुरू, UCC, ये देश हित के लिए है। नेहरू जी ने जो किया था वो देश हित में नहीं था। जी, सवाल जवाब। बिल्कुल नेहरू जी पे मुकदमा चलाया जाए। नहीं, सारे देश की समस्याओं का जो जड़ है वो नेहरू जी तो है ही, और सारे बिल्कुल है। बहुत अच्छी बात। और कुछ कहना है? वो तंज के नहीं, और कुछ कहना है? सुधांशु जी यही काम चलिए, कराएंगे। इस पे देश मैं के जवाब पहले दे देता हूं। प्रधानमंत्री को सुनिए, मैं आपको याद दिलाता हूं। पर सुधांशु जी हर चीज नेहरू जी पे हाँ, मैं कहते जवाब दे रहा हैं। हूं। अब मैं जवाब दे रहा हूं। अरे अनुराग भाई, आप तो शांत रहिए, आप हर सवाल में जवाब बीच में बोल रहे हैं। अब मैं नेहरू जी की जुबानी उन्होंने यूसीसी के लिए क्या बोला मैं कोट कर रहा हूं। फरमाइए। एक हंगरी के पत्रकार जिनका नाम है टिबोर मोंडे, उनको 1956 में नेहरू जी ने इंटरव्यू दिया, बहुत विस्तार से 3 घंटे का इंटरव्यू, जिसपे उस हंगरी के पत्रकार ने किताब लिखी, नेहरूज व्यू इंडिया इन द वर्ल्ड। उसमें जिस समय समान नागरिक संहिता की बात हुई तो नेहरू जी ने बड़े गर्व से कहा कि हमने हिंदुओं में दूसरी शादी अवैध कर दी है, हमने विरासत के नियम निर्धारित कर दिए हैं, महिलाओं को अधिकार दे दिए हैं। अब वो पत्रकार कहता है मुसलमानों के बारे में, तो नेहरू जी का वर्ड है, बकौल नेहरू जी, आई कैन नॉट डेयर टू टच मुस्लिम्स। मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी हैसियत नहीं है कि हम मुसलमानों को छू सकें, क्योंकि उनकी अपनी सोच है, अपनी धार्मिक भावना, उनको उसके हिसाब से चलना चाहिए। इसका अर्थ हो गया वो डेयर, हैसियत नहीं वाली बात उस जमाने में भी थी। और उसके बाद वो याद करिए, आरिफ मोहम्मद खान साहब ने बताया था कि राजीव गांधी सरकार के समय में जब उन्होंने शाहबानो केस के ऊपर इस्तीफा दिया तो राजीव गांधी सरकार के एक मंत्री ने उनसे कहा कि तुम क्यों इसके खिलाफ खड़े हो? तो आरिफ साहब ने कहा क्योंकि ये मुसलमानों को गर्त में ले जाने वाला काम हो रहा है। तो बकौल आरिफ साहब, उस कैबिनेट मंत्री ने कहा कोट एंड कोट कि अगर मुसलमान गटर में पड़े रहना चाहते हैं तो उन्हें पड़े रहने दो, तुम क्यों उनको उठाने के लिए निकले हो? तो वही स्थिति है कि इन्होंने पिछले 60-70 सालों में सिर्फ कट्टरपंथी, मैं मुस्लिम समाज की बात नहीं कर रहा, मुस्लिम समाज के कट्टरपंथी तबकों के साथ वोट की तिजारत कर करके, और उस वोट की तिजारत की कंपटीशन में इन दोनों ने लेकर देश का भी नुकसान किया, समाज का नुकसान किया, मुस्लिम समाज का नुकसान किया, और इसीलिए सारी माइनॉरिटीज में सबसे खराब स्थिति में मुस्लिम क्यों है? रीजनल पार्टियों को जब जब ताकत कांग्रेस ने दी है तब तब ताकतवर होने के बाद उनकी पहली लड़ाई बीजेपी की बजाय कांग्रेस से हो जाती है। ये उत्तर प्रदेश में भी हुआ, ये बिहार में भी हुआ, ये वेस्ट बंगाल में हुआ, ये तमिलनाडु में हुआ, ये और भी स्टेट्स में हुआ। लेकिन भाजपा से जब लड़ाई की बात आती है तो कांग्रेस हमेशा भाजपा के खिलाफ खड़ी रही है। हमने कभी भाजपा से समझौता नहीं किया और ना हम तो करेंगे। अब आप क्या कह रहे हैं? तो पहले तो आचार्य जी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा रीजनल पार्टी का साथ दिया और फिर रीजनल पार्टी ने भाजपा से लड़ाई लड़ी। मान्यवर, आप पूरी तस्वीर नहीं बता पाए। आम आदमी पार्टी का उद्भव कैसे हुआ? 32 सीटें हमारी थी, 28 इनकी और 8 इनकी। आपकी सरकार हारी थी, ईमानदारी से स्वीकार कर लेना चाहिए था। आप 8 सीटों पे आ गए, बात खत्म। मगर बीजेपी को रोकने के लिए आपने इनका साथ दिया। उसके बाद ये लड़ाई हमसे न लड़ते तो आपसे लड़ते, अभी तो 0 सीटें हो गई। उसके बाद आप लड़ाई में नहीं रह गए।
वैसे ही उत्तर प्रदेश में हुआ। आप ये जब मुलायम कह सिंह जी पहली बार मुख्यमंत्री बने तो भाजपा की 56 सीटें थी, मुलायम सिंह जी की 180 सीटें थी, जनता दल वीपी सिंह के जमाने में। कांग्रेस 96 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी दल था। जब अयोध्या में फायरिंग हुई, हम इनसे अलग हो गए, उन्होंने उनको बचाया, तो फिर क्या हुआ? उसके बाद वो साफ ही हो गए। तो लड़ाई हमसे ही होनी है भाई, क्योंकि हमारे ही खिलाफ मन में नफरत रख के आपने किया था। अब हम इसके ऊपर आते हैं। देखिए, जो ट्राइबल्स एरियाज हैं या किसी की भी संस्कृति हो अथवा जमीन का संरक्षण हो, उसका इस कॉमन सिविल कोड से क्या लेना देना? ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। अरे भाई, जमीन सिविल का प्रियंका जी अनुराग एक सवाल आपका सवाल है ना, वो जवाब दे देंगे। सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं कि यूसीसी आने के बाद हिंदू निकाह किया करेंगे या मुसलमान फेरे फेरेंगे? जरा बताइए। क्लियर। अरे भाई, इसका धार्मिक संस्कृति परंपरा से क्या मतलब? मैं बता रहा हूं। तो फिर किससे सुनिए, जवाब दे रहा हूं। अरे भाई, मैं उदाहरण दे रहा हूं। मैं उदाहरण दे रहा हूं। जैसे पैनल कोड में सब एक हैं, हत्या हुई तो फांसी होगी। अब फांसी के बाद दफनाओगे या जलाओगे अपने ऊपर है, मगर फांसी होगी हत्या पे। यह रूल होना चाहिए। मगर यहाँ तो गलत एग्जांपल है भाई, गलत एग्जांपल। आप शादी पे बात होती है, शादी की बात होती है, आप भोजन नहीं तैयार हो। आपके चाचे में डिबेट रोकू, इन्होंने सवाल पूछा, ये जवाब देंगे, इन्होंने सवाल पूछा, जवाब देंगे, एक एक करके। आप क्यों? उन्होंने सवाल पूछा, उसका ही जवाब दे रहा हूं। उन्होंने कहा शादी होगी तो फेरे से होगी। आप इधर आइए। शादी होगी तो फेरे से होगी या निकाह पढ़ के होगी, इसका क्या मतलब है? मैंने जैसे कहा कि मृत्यु होगी उसके बाद दफनाओ या वो करो, अपने हिसाब से करो। वैसे ही शादी होगी, तुम अपने संस्कार करो। बस शादी में एक बात तय हो जाएगी, शादी होगी तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। शादी होगी तो सबके लिए एक पत्नी एक पति होगा। इसमें कौन सी समस्या की बात है? अनुराग भदौरिया जैसे लोगों का यही हाल है। जब भी इन लोगों से तर्क पर बात किया जाता है तो इन लोगों के पास जवाब नहीं होता है और सिर्फ ये लोग चिल्लाने लगते हैं उसके बाद। और ये कुछ करे ना करे, लेकिन लोगों का मनोरंजन अच्छा कर देते हैं हर डिबेट में आकर। इसीलिए तो भले जवाब ना दे पाए पर लोगों को हंसा कर जाते हैं हर डिबेट से। और जहाँ भी ये फंसने लगते हैं तो इसका पुराना आदत है कि उस जगह पर ये चिल्लाने लगता है। वैसे अनुराग भदौरिया का मानना तो पड़ेगा कि इतनी बेइज्जती कराने के बाद भी ये हर बार फिर से डिबेट में आते हैं। महान शख्स अनुराग भदौरिया और अपनी महानता के लिए यह युगों युगों तक जाने जाएंगे। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।